हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, जो कि क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 है। और ये वीडियो सीरीज़ जो है वो कंप्लीट आपको मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, जो कि मुझे लगता है आज के टाइम में यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। इसके नोट्स आपको वीडियो के अंत में टेलीग्राम पर मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बट उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, आई थिंक 10 रुपये पे करने पड़ेंगे एक चैप्टर का। तो वो मैं बाद में अभी थोड़ा सा सोच रहा हूँ उसके बारे में कुछ अलग तरीके से कि कैसे उसको पब्लिश किया जाए। बट फ़िलहाल जो है ये जो वीडियो लेक्चर है वो कम्प्लीटली फ्री है, इसमें आपको कोई पे करना की ज़रूरत नहीं है। और तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको नाम में ही पता है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमको पढ़ना है, यानी कि इसमें जो बेसिकली हमको पढ़ना है वो केमिकल्स के ही बारे में पढ़ना है, उनके बीच में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ना है। जो सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वो है फिजिकल चेंजेस, यानी कि अगर हम बहुत सारे सब्सटेंस को अगर आपस में रिएक्ट कराते हैं तो कौन से ऐसे चेंजेस होंगे जिसके बाद से हम उस चेंजेस को फिजिकल चेंजेस नाम देंगे, कोई अदर चेंजेस नाम नहीं लेंगे। तो फिजिकल का नाम ही है कि बाहरी रूप, जो एक्सटर्नल रूप में जो चेंजेस आएंगे, अगर उसमें कोई चेंजेस होता है दो केमिकल के रिएक्शन होने पर, तो उस चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहेंगे। जैसे कि आपने आइस ले लिया, आइस को मेल्ट करना शुरू कर दो तो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि जो वाटर की प्रॉपर्टी है वो आइस फॉर्मेट में थी और अभी फ़िलहाल उसको मेल्ट करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वापस से वाटर में कन्वर्ट कर दिया। वापस से क्या करिए आप, जब वाटर को हीट करना शुरू करोगे तो वही वाटर का जो लिक्विड फॉर्मेट है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो फिजिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो फिजिकल चेंजेस का मतलब है दोज चेंजेस विच एकम्पनीड विथ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस बट नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यानी कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, पुराने सब्सटेंस ही होते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे अभी हमने बताया कि आइस को हमने जब हम उसको ठंडा करना शुरू करते हैं, मतलब उसको हल्का सा हीट देना शुरू करते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो आइस में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो थोड़े से पास होते हैं, लेकिन जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वही थोड़े से सॉलिड के कंपैरिजन में दूर हो जाते हैं। लेकिन वही गैसियस में कन्वर्ट होता है तो वही जो लिक्विड होते हैं उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैसियस फॉर्मेट में बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फिजिकल चेंजेस कर रहे हैं, और फिजिकल चेंजेस में फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज होती है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो कह सकते हो मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये दोनों मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी बता रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल चेंजेस, यानी कि कौन से ऐसे चेंजेस होंगे तो हम सब्सटेंस के अंदर कहेंगे कि इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। देखो, जब केमिकल चेंजेस के बारे में बात होती है ना, तो हम मॉलिक्यूलर और उसके एटम लेवल पे हम बात करते हैं, यानी कि जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और कोई न्यूली सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और पुरानी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है कि पूरी तरीके से चेंज होकर नई प्रॉपर्टी को वो गेन कर ले, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, डेफिनेशन कैसे दोगे, तो कहोगे दोज चेंजेस in which the original substance loses their nature and identity to form a new chemical substances with different properties are called chemical changes। यानी कि जो chemical changes होते हैं उसमें न्यूली सब्सटेंस तो फॉर्म होते ही हैं, साथ ही साथ जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ और जो उसका नेचर होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और नई प्रॉपर्टी जो होती है वो गेन कर लेता है। तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो एग्जाम्पल कह सकते हैं आप बर्निंग ऑफ कैंडल या फिर कुकिंग फूड। जब हम लोग खाना पकाते हैं उसमें भी क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है, और जो कैंडल को हम लोग बर्न करते हैं तो वो फिलहाल लिक्विड फॉर्मेट में कैंडल होता है, सॉरी सॉलिड फॉर्मेट में कैंडल होता है, लेकिन जब उसको बर्न करते हैं तो उसी का फ्यूल जो होता है वो धीरे धीरे बर्न करना शुरू करता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, तो पूरी तरीके से प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग कहेंगे केमिकल चेंजेस। अगला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, अभी हमने जो केमिकल चेंजेस किया
उस केमिकल चेंजेस में जो भी प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपली द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल चेंजेस में जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वही पुराना वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, कुकिंग ऑफ फूड कह सकते हैं। इवन रेस्पिरेशन सिस्टम, जैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, ह्यूमन में रेस्पिरेशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, वो डिकम्पोज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के द्वारा एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और वही वापस से हमारे ब्लड में घुल के एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू बाहर निकालता है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें केमिकल ही तो चेंज हो रहे हैं ना, इसलिए वो केमिकल चेंजेस हो गए हैं। तो ऐसे रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहेंगे जिसमें केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं। फिर बर्निंग ऑफ कैंडल भी एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, क्योंकि उसमें सॉलिड फॉर्मेट में जब चीज़ें बर्न होती हैं तो वापस गैसेस में कन्वर्ट होता है, तो वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसमें किसको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे और किसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो देखो, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन होने के बाद केमिकल चेंजेस हो रहा है, यानी कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उन दोनों सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसको कहेंगे हम प्रोडक्ट। जैसे आप क्या करते हो, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट का जो लीफ होता है वो इन्वायरमेंट से लेता है, प्लस जो रूट होता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाता है, और ये C6H12O6 का यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बन गया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ न्यूली सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, यानी यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, और इस केमिकल रिएक्शन के होने से ही जो पहले जो दो प्रोडक्ट थे, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था और जो वाटर था, ये दोनों एज ए रिएक्टेंट होगा, और जो हमारा ग्लूकोज का फॉर्म हुआ है C6H12O6 वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो कहेंगे द केमिकल सब्सटेंस टेक्स ओरिजिनली आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो न्यूली सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से अगर आपको देखना है तो यहाँ दिया गया है, Mg के हमने दो सब्सटेंस को लिया है और ऑक्सीजन एलिमेंट ले लिया है, और इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। बेसिकली इसको अगर सिंपल भाषा में समझना चाहो तो हमने मैग्नीशियम रिबन ले लिया है, उसको ऑक्सीजन यानी कि ऐसे नॉर्मली बर्न करना शुरू कर दिया। अब जब बर्न करेंगे तो यही मैग्नीशियम रिबन जो है वो बहुत सारा लाइट प्रोड्यूस करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल है कि जिंक ले लो और जिंक को H2SO4 के सब्सटेंस में से या सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करो धीरे धीरे। जब डिज़ोल्व करोगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो ये दोनों आपस में जो पहले भिड़े हैं इनको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो बाद में हमको नया चीज़ मिला है यानी न्यूली सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ऐसे ही ऊपर वाले में भी हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न किया है तो ये दोनों एज ए रिएक्टेंट वर्क कर रहे हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जो फ्लेम और जो लाइट प्रोड्यूस करता है वही हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो न्यूली सब्सटेंस फॉर्म है इसलिए इसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्शन से पहले जो होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के जो बाद होता है वो न्यूली सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि अगर हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन हुए हैं तो उसकी पास कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर वो गेन कर लेता है, उन प्रॉपर्टीज़ को ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, कह रहा है चेंज इन स्टेट, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसका स्टेट चेंज होता है। जैसे सॉलिड को लिक्विड में हमने कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे जो भी चेंजेस होंगे उसको ही कहेंगे चेंज इन स्टेट। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का वो है चेंज इन स्टेट। इसमें कह रहा है कि कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो स्टेट को चेंज कर देते हैं। जैसे इसके अगर एग्जांपल को समझना चाहें, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया और ऑक्सीजन गैस लिया, दोनों को क्या किया, कंबाइन कर दिया, या फिर इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिया। अब ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ये वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये कैसे होगा, लिक्विड फॉर्मेट में होगा। तो आपने देखा कि हमने गैस फॉर्मेट में लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और कन्वर्ट किस में हो गया, लिक्विड में हो गया, यानी कि हमने गैस से किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया।
तो ऐसे चेंजेस को चेंज इन स्टेट कहेंगे और ये हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन कलर, यानी कि अगर जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसमें क्या कलर भी चेंजेस होते हैं, अगर चेंजेस होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे इन्वायरमेंट में हमारे पास हैं जब वो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो उनका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने लेड ऑक्साइड ले लिया है और इसका कलर होता है रेड कलर। ठीक है, लेड ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्मेट में है, इसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बर्न करना शुरू किए तो ये लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ये सॉलिड फॉर्मेट में है। हमने सॉलिड में लिया था, अभी सॉलिड में है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो हमने देखा कि इसमें का जो ऑक्साइड था उसको बाद में हमने ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तो एक तो गैसेस में कन्वर्जन हुआ, प्लस जो हमने लेड ऑक्साइड को रेड कलर में लिया था इसका कलर चेंज होके येलो कलर हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने बेसिकली रेड कलर को येलो कलर में चेंज कर दिया है। तो यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का वो है चेंज इन कलर। एग्जाम्पल कैसे दोगे, तो लिखोगे लेड ऑक्साइड को जब हम हल्का सा बर्न करते हैं तो लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जिसका कलर रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में, आपको पूरा नंबर मिलेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि अगर हम कुछ रिएक्शन कराते हैं तो उससे कुछ गैस भी रिलीज होती है, उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके लिए हमेशा मेटल ले लेना, जैसे हमने जिंक ले लिया है, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया और ये डाइल्यूट फॉर्मेट में है। जो जिंक हमने लिया है वो सॉलिड फॉर्मेट में है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम इसको क्या कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं। जब इसमें से पोर करेंगे तो जिंक जो है सल्फेट के साथ कंबाइन होकर जिंक सल्फेट बना लेगा और उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ बेसिकली हम देख रहे हैं दो केमिकल रिएक्शन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन हुआ और उस केमिकल रिएक्शन से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। तो ये अगली प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला हमने क्या देखा, चेंज इन स्टेट देखा, दूसरा हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस देखा, तीसरा चेंज इन कलर देखा। ठीक है, तो चेंज इन कलर को कभी दिखाना हो तो क्या करोगे आप, जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करोगे तो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बेसिकली जितने भी मेटल होते हैं जब उनको एसिड में पोर करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर। कह रहे हैं कि कुछ रिएक्शन जब होते हैं तो उसके टेम्परेचर में भी कुछ चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर मान लो रिएक्शन के बाद टेम्परेचर मिला उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन अगर कहता है कि कोई रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए अगर हमको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम टेम्परेचर को दे रहे हैं तो वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, वो खैर आगे देखेंगे। अभी कह रहा है कि अगर क्या कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उनके टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, तो जी हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो रिएक्शन के बाद क्या करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं और हीट रिलीज होगा तो उससे उसका क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने क्या कर लिया, ग्लूकोज ले लिया एक्वा फॉर्मेट में, यानी C6H12O6 ले लिया, इसको ऑक्सीजन गैस इसको मतलब कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन गैस इसको देंगे तो ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस हाइड्रोजन वाटर वेपर के रूप में निकलता है और बहुत सारी इससे हीट रिलीज होती है। जैसे हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है जब हम उसको बर्न करते हैं, बेसिकली जो फैट बर्न करते हैं तो हमारा बॉडी गर्म ही तो होता है, ये वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, चेंज इन टेम्परेचर का। तो ये अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम एक सब्सटेंस को रिएक्ट करा रहे हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ और बहुत सारा हीट रिलीज हो रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और अभी हमने बताया कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो दो प्रोसेस में होता है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो यानी बाहर निकलना, यानी कि ऐसा रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें टेम्परेचर रिलीज होती है, हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही रिलीज होता है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कैसे बोलोगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है जैसे वही जिंक वाला एग्जाम्पल है, उसको हमने डाइल्यूट H2SO4 में जब डिसॉल्व किया तो जिंक सल्फेट तो बना, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और उसके साथ बहुत सारा वो कंपाउंड जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कंपाउंड जो है वो पूरी तरीके से वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे बैटरी आप देखते हो ना, बैटरी में क्या होता है, जिंक की प्लेट होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, तो बैटरी जब चार्ज होती है तो वो गर्म ही होती है ना, ये वही वाला प्रोसेस एक तरीके से हम समझ सकते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है आफ्टर रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक
रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है उसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का मतलब है कि जब रिएक्शन अगर हमको स्टार्ट करना है तो रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले ही हमको उसको हीट देना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हम पहले ही हीट दे रहे हैं। तो कह रहा है कि कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें हीट को क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया जिसको हम नॉर्मली लाइम स्टोन कहते हैं। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्मेट में है, अब इसको गर्म करना शुरू किया हमने। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये किक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम सिंपली लाइम कहते हैं, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। याद कैसे होगा, तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो, चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, इसको जब गर्म करना शुरू करेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पेंदी पे जाके नीचे बैठ जाएगा। सॉलिड फॉर्मेट में होता है जिसको हम क्विक लाइम या फिर लाइम स्टोन कहते हैं, और बहुत सारा इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो आपने देखा कि हमने इसको हीट प्रोड्यूस किया तभी ये रिएक्शन हुआ है, इसलिए ऐसे रिएक्शन को कहेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करूँ जो आपको देखने में भी थोड़े से इंटरेस्टेड हो और वीडियो काफ़ी लंबा भी ना हो। और जब एक बार ये पूरा इस चैप्टर का जब नोट्स पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसमें हम 1 शॉर्ट वीडियो भी रिलीज़ करेंगे जिसको आप देख के एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो नेम से रिलेटेड हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड या उसके जो टाइप्स होते हैं या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या इवन आपको रिएक्शन देके पूछ सकता है कौन सा प्रोसेस हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और वीडियो देखोगे तो और अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।